कैसे हैं आप सभी। तो हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ लिया है? हमने आर्टिकल 20 तक पढ़ लिया है। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब आप इसकी बैरक खोलेंगे तो बैरक की लैंग्वेज क्या है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हिंदी में देखते हैं, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब इसको ब्रेक करते हैं। पहले नो पर्सन मतलब ये किसको अवेलेबल है? ये राइट हर एक व्यक्ति को, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो। ठीक है, शैल बी मतलब ये कंपलसरी है। जब आप किसी आई और वी के अलावा अगर कहीं पर शैल यूज करते हैं किसी और इसके द्वारा, जैसे वी हो गया, आपका यू हो गया, तो वो क्या होता है? एक बाउंड हो जाता है वो व्यक्ति वो करने के लिए। कंपल्शन है वो। ठीक है, कंपल्सरी है मतलब मैंडेटरी है। ठीक है, शैल बी डिप्राइव्ड मतलब किसी को डिप्राइव नहीं किया जाएगा, वंचित नहीं किया जाएगा ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी मतलब अपनी या तो लाइफ से उसको वंचित नहीं किया जाएगा, या फिर पर्सनल लिबर्टी मतलब प्राणों के द्वारा, प्राण से, या फिर दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब इसका एक एक्सेप्शन है। मतलब वो क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। ठीक है, मतलब अगर कोई लॉ जो है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, किसके लॉ कौन इस्टेब्लिश कर सकता है? जो भी अथॉरिटी है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है आपकी, सेंट्रल में कौन सी हो गई? पार्लियामेंट हो गई। आपके स्टेट में क्या हो गया? स्टेट लेजिस्लेचर हो गई। ठीक है, लॉ तो वही बना सकते हैं, लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज है ना। तो कौन ये कर सकता है? कौन इन लोगों को वंचित कर सकता है और कैसे कर सकता है? तो जो भी आपकी ऑथराइज्ड जो भी बॉडी है, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो लॉ बनाकर, ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, इसके द्वारा इसे वंचित किया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके जो दो केसेस हैं वो ये हैं। ठीक है, 1978 से पहले जो सिचुएशन थी वो A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में एक्सप्लेन की गई थी। ये 1950 का केस था। ठीक है, तो आर्टिकल 21 को कैसे इंटरप्रेट किया गया, ये सबसे पहले इस केस में डिसाइड किया गया। ठीक है, लेकिन 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद से क्या हुआ? इस पोजीशन को चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? प्री मेनका गांधी एंड पोस्ट मेनका गांधी। ठीक है, तो दो सिचुएशंस में आपका इस आर्टिकल पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस या तो मेनका गांधी से पहले वाली प्रायर जो पोजीशन थी उससे पूछा जाता है मेंस में, या फिर उसके बाद की जो सिचुएशन थी, दोनों में कंपैरिजन पूछ लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जब से आपका ये आ गया है के एस पुट्टास्वामी वाला जजमेंट राइट टू प्रिवेसी, तो अब मेनली वो लोग क्वेश्चन में कौन सा डालते हैं? के एस पुट्टास्वामी वाला केस राइट टू प्रिवेसी को लेकर के। लेकिन अब काफी पूछ चुके हैं, तो हो सकता है कि वो वापस से यहीं पे आ जाए। सर्कल चलता है ना, कोई चीज अभी नई आई है, फिर उसके बाद फिर पुरानी चीज फैशन में आ जाती है, जैसे कपड़ों का होता है वैसे ही। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है कि ये पूछ लें। और अगर आप राइट टू प्रिवेसी को भी अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना अगर मेंस में, तो अगर आप ये भी मेंशन कर देंगे कि मेनका गांधी के केस के बाद में ये सिचुएशंस आई, जो आज हम लोग आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो मेनका गांधी के केस के बाद से करते हैं। ठीक है, तो वो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी पता चलेगा कि आपको आता है। ठीक है, अब देखते हैं A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया था आर्टिकल 21 को। 3 ग्राउंड्स, पहला क्या? लॉ, दूसरा क्या? पर्सनल लिबर्टी, तीसरा क्या? प्रोसीजर। ठीक है, आपने इसमें जो आपने आर्टिकल 21 में कौन कौन से टर्म्स पढ़े? यही पढ़े ना, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो इसमें हमें किस किस चीज को इंटरप्रेट करने की जरूरत थी? पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है आपका, ठीक है, लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड है, और तीसरा क्या है कि वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन के केस में? कहा लॉ कोई भी लॉ जो कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है? स्टेट के द्वारा। स्टेट में आपका क्या क्या इंक्लूडेड है? जो भी आपकी पार्लियामेंट हो गई, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो गई। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ही लॉ बना सकती है ना, तो वो लॉ हो गया, स्टेट मेड लॉ। ठीक है, अब वो लॉ कैसा होना चाहिए, ये इसमें आता है कि प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, वही तो लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो वो लॉ कैसा होना चाहिए, वो प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, इस पर कोई भी नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ मतलब आप जी की जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी में क्या क्या इंक्लूडेड है? आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है,
उस टाइम पे आपकी डिग्निफाइड लाइफ और इस सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम पे ये था कि अगर आपको अपने अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड आपको राइट्स प्राप्त हैं तो वो यहाँ पर आपका पर्सनल लिबर्टी हो गया, ठीक है। लेकिन उसको इन तीनों चीजों को और प्रोसीजर जो होता है उसमें कोई भी नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर नहीं लाया गया था, मतलब प्रोविजन नहीं लाया गया था ए.के. गोपालन के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। फिर आती है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस, और इसके बाद से आर्टिकल 21 इतना ज्यादा एक्सपैंड हुआ है कि आज भी उसमें पता नहीं कितने राइट्स हैं, ठीक है। अभी तक आ चुके हैं और आगे भी बहुत सारे, क्योंकि जो भी राइट्स आपको लाइफ जीने के लिए चाहिए हैं वो अगर और कहीं पर नहीं आ पा रहे किसी और आर्टिकल में तो वो किस में आ जाते हैं, आर्टिकल 21 में। अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया मेनका गांधी के केस में, मेनका गांधी के केस में कहा गया जैसे फिफ्थ अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का फिफ्थ अमेंडमेंट है, वो किस चीज की बात करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। जो भी लॉ ला रहे हैं वो क्या होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। लेकिन हमारे यहाँ ए.के. गोपालन के केस में तो उसको नहीं माना गया, है ना। उसमें तो ये था कि स्टेट ने अगर कोई लॉ बना दिया है तो वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लेकिन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि जो हमारे यहाँ जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है वो किसके सिनोनिमस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना। तो जो प्रोसीजर बनाया जाएगा वो कैसा होना चाहिए, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए। आप कोई भी आर्बिट्रेरी लॉ नहीं बना सकते, ठीक है। आपको उसके अंदर क्या जस्ट होना चाहिए, वो फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए, तभी आप किसी भी लॉ को ला सकते हैं और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को क्या कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी क्या हो गई, तो पर्सनल लिबर्टी के ऊपर ये कहा गया, इसमें क्या हुआ था, इस केस में मेनका गांधी थी, उनका पासपोर्ट इंपाउंड कर लिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर और 21 के अंदर, और आपने क्या किया है, उसको वायलेट किया है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर पर्सनल लिबर्टी को जब एक्सप्लेन किया गया तो उसमें ये कहा गया कि पर्सनल लिबर्टी में बहुत कुछ इंक्लूडेड, अगर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ जीने के लिए जो जो राइट्स चाहिए हैं वो सारे के सारे किसमें इंक्लूडेड है, आपकी पर्सनल लिबर्टी में, ठीक है। लॉ कौन सा हो गया, तो कोई भी लॉ जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बना रही है, और वो लॉ कैसा होना चाहिए, वो जस्ट फेयर एंड रीजनेबल प्रोसीजर के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, ठीक है। और ये कहा गया जो लॉ है वहां पर, और जो पर्सनल लिबर्टी है इसमें आप सिर्फ 21 को नहीं लेके आएंगे या 20 को नहीं लेके आएंगे कि आपको अगर अरेस्ट और डिटेंशन से आपको अगर राइट्स मिले हुए हैं, सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर आपके आर्टिकल 14, 19 और 21 तीनों एक साथ क्या है, गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक राइट दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, मतलब अगर आप लिबर्टी की बात करें तो उसमें आपको आर्टिकल 19 की भी लिबर्टीज ऐड करनी चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, ये तीनों एक दूसरे में क्या है, इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। जबकि इस केस में कहा गया था कि ये तीनों एक्सक्लूसिव है, मतलब एक दूसरे से इनको कोई मतलब नहीं है। जबकि मेनका गांधी के केस में इन तीनों को क्या कहा गया कि ये तीनों एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हैं, ठीक है। और एक का इंटरप्रिटेशन के लिए आपको दूसरे को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जब केस देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या था, उसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन था ना, मतलब कि हस्बैंड कैन नॉट बी द मास्टर ऑफ वाइफ, राइट, 497 आईपीसी एडल्ट्री, ठीक है। तो उसमें क्या था, लेकिन उसमें 14 और 21 दोनों को एक साथ ऐड करके उसका इंटरप्रिटेशन किया गया कि नहीं, ऐसा ये आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट है और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट भी है, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस को साइट किया है आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करने में, इंटरप्रेट करने में, वो था मुन वर्सेस इलिनॉइस। ये केस था, यूएस केस है, ठीक है, अमेरिकन केस है एक। इसमें क्या कहा गया था कि जो राइट टू लाइफ है, लाइफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एनिमल एग्जिस्टेंस की तरह जी रहे हो, कि जैसे पशु जीते हैं, एनिमल्स जीते हैं, वैसे आप जी रहे हो, आप धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको खाना पीना मिल रहा है, दैट्स इट। नो, एक राइट टू लाइफ का मतलब ये है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, और उस मतलब एक सम्मानपूर्ण आपको जीवन जीने का अधिकार है। और उस डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपको जितनी भी चीज़ों की, जो भी आपको राइट्स लगता है या आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है उस राइट को एंजॉय करने के लिए, वो सब आपके क्या है, वो सब आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूडेड है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो मुन वर्सेस इलिनॉइस के केस का ये जो डिसीजन था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में लाए,
फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये 1981 का केस है। याद रखिएगा कि ये जो सिचुएशन एक्सपैंड होना शुरू हुई है, इसका जो इंटरप्रिटेशन अलग तरह से होना शुरू हुआ है, जैसा आज के टाइम पे आप देखते हैं, वो 1978 के मेनका गांधी के केस के बाद से ही शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये 1981 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिस कोराली वर्सेस यूटी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें मून वर्सेस इलिनॉइस का जो केस था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला था, उसको ही यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, अगर आप लाइफ की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, उसमें आपको डिग्निफाइड लाइफ, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आपको जितने भी अधिकारों की जरूरत है वो सब ही इंक्लूडेड हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इतना आपको क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं जो दूसरे इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं आर्टिकल 21 के। ठीक है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा है, बट मैं कुछ डील करूंगी। बाकी आप कोई भी आपको बुक हो अगर आपके पास तो आप उसमें देखिएगा। ठीक है, वो केसेस हैं और उसके ऊपर कौन कौन सा, मतलब कौन सा राइट आपका लाया गया, वो चीज़ है उसमें। ठीक है, तो अब इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखते हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपका सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट केस तो यही है ना, आपका राइट टू प्रिवेसी। Justice K.S. Puttaswamy retired and others versus Union of India and others, ये 2017 का केस है। इसमें पहला क्या किया गया था? पहला तो आपका आधार को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो राइट टू प्रिवेसी को बोला गया था कि ये क्या है, ये आर्टिकल 21 का ही एक पार्ट है। ठीक है, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में क्या इंक्लूडेड है? प्रिवेसी भी इंक्लूडेड है। आपकी निजता का जो अधिकार है वो भी आपको मिला हुआ है अंडर आर्टिकल 21। ठीक, इसमें एमपी शर्मा और खड़क सिंह के केस को क्या किया गया था? ओवर रूल कर दिया गया था। उसमें राइट टू प्रिवेसी को पार्ट नहीं माना गया था, लेकिन इस केस में कहा गया कि नहीं, राइट टू प्रिवेसी भी क्या है, मतलब निजता का अधिकार भी आपका क्या है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का ही एक पार्ट है। ठीक है, फिर आता है आपका राइट टू फ्री लीगल एड। ये सबको पता है। ठीक है, कि अगर आपके पास नहीं है उतनी क्षमता कि आप अपना केस लड़ सकें क्रिमिनल केसेस में बेसिकली, ठीक है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है कि आपको फ्री लीगल एड, मतलब मुफ्त विधिक सहायता। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी जगह पे कोई, आपके लिए बिहाफ पे कोई केस लड़ेगा, ठीक है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसका एक्सपेंसेस कौन उठाएगा? स्टेट उठाएगा। आपने सेक्शन 304 ऑफ सीआरपीसी में पढ़ा होगा, 304 क्या कहता है? फ्री लीगल एड एट स्टेट्स एक्सपेंसेस। ठीक है, आर्टिकल 39A कैपिटल ए में जो है ये आपका क्या है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से क्या है, ड्यूटी है स्टेट की, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट फॉर्म करता है, तो स्टेट की ड्यूटी भी है वहां पर। और सेक्शन 304 सीआरपीसी में आप इसको एज अ राइट भी क्लेम कर सकते हैं। और एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 के केस में इसको क्या माना गया था? आपका एक फंडामेंटल राइट माना गया है अंडर आर्टिकल 21 एज अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, फिर क्या है, राइट टू स्पीडी ट्रायल, मतलब अगर आपके ट्रायल में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है तो वो भी आपके राइट का वायलेशन है। आपका ट्रायल जल्दी हो जाए, टाइमली कंप्लीट हो, वो भी क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ये किस केस में कहा गया था? हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार 1979। तो 1979 में ये केस आया था जिसके द्वारा स्पीडी ट्रायल को भी आपका एक फंडामेंटल राइट माना गया था अंडर आर्टिकल 21। ठीक, उसके बाद एडल्ट्री मैंने भी बताया आपको, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है ये। ठीक है, ये सारे केसेस आपके लिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी। उसमें पूछ लेते हैं कि एडल्ट्री को किसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, या फिर होमोसेक्सुअलिटी को किसमें आपका वो माना गया कि मतलब हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, सेक्शन 377 ऑफ जो आईपीसी है उसका कुछ पार्ट क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, पूरा नहीं आधा। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी को जैसे आपका जो क्या माना गया, नफीस सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी 2019 का केस है। इसके द्वारा क्या किया गया है, अगर आप किसी सेम जेंडर को भी पसंद कर रहे हैं, अगर आप उसके साथ भी अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट है। कहाँ? अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी। फिर आपका डिसीजन टू प्रोड्यूस चाइल्ड, मतलब रिप्रोडक्टरी जो चॉइसेस हैं कि आप चाइल्ड को आप कंसीव करना चाहते हैं, प्रोड्यूस करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये किसका राइट है? ये भी किसी महिला का अधिकार है कि वो मना भी कर सकती है कि उसे नहीं प्रोड्यूस करना है। ठीक है, वो भी एक राइट किसका हो गया? महिला का। वो कहाँ पर दिया, किस केस में आया? सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2010 का केस है। तो 2010 से आप
लोगों के पास ये अधिकार भी है, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का भी अधिकार है। कहाँ? आर्टिकल 21 में। ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं राइट टू मैरी। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो वो भी, आप उससे शादी अगर करना चाहते हैं तो वो भी कहाँ पर आपको राइट मिला हुआ है? आर्टिकल 21। तो कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि एक राइट है जो हमें मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है, तो हमेशा आप कहाँ पर जाएंगे? आर्टिकल 21 में, क्योंकि वो सबको क्या करता है? इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर, जो भी राइट्स आपको जरूरत है अपनी डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए। ठीक है, तो राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस, ये कहाँ पे? आप अपनी मर्जी से शादी करेंगे। ये कहाँ, किस केस में आपका एक फंडामेंटल राइट आ गया? ये इंदिरा शर्मा वर्सेस के.वी. शर्मा। ठीक है, ये 2013 का केस है। इसमें कहा गया कि जो राइट टू मैरी ऑफ योर ओन चॉइस है वो भी क्या है? आर्टिकल 21 के अंदर आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक पार्ट है। ठीक है, इंक्लूडेड है वहाँ। फिर राइट टू स्लीप, मैंने आपको बताया भी था अभी आर्टिकल 19 जब मैं पढ़ा रही थी। तो राइट टू स्लीप किस केस में आया था? रामलीला मैदान केस जो मैंने बताया था ना, जिस बाबा रामदेव वाला, तो वो उस केस में भी क्या कहा गया था कि अगर आप सो रहे हैं आपको उस वक्त कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब लाठीचार्ज हुआ था ना उस टाइम पे, तो क्योंकि सोना भी क्या है? वो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार, बेसिक राइट है कि हमें, बिकॉज अगर हम सोएंगे नहीं तो हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वो भी हमारा क्या है? एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। क्लियर। फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, ये भी मैंने भी केस पढ़ाया था आपको आर्टिकल 14 के आसपास, हाँ 14 पे पढ़ाया था आपको। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2014 का केस है। इसके बाद से क्या किया गया कि आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप कौन सा जेंडर रखना चाहते हैं अपना। आप ट्रांसजेंडर रखना चाहते हैं, आप फीमेल रहना चाहते हैं, आप मेल रहना चाहते हैं। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं वो चेंज करवाते हैं अपना जेंडर, तो वो हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है कि वो क्या करे, वो अपना जेंडर खुद डिटरमाइन करे कि वो कैसे रहना चाहता है। ठीक है, ट्रांसजेंडर्स को भी यहाँ पर राइट मिला कि वो एज अ थर्ड जेंडर क्या होंगे? माने जाएंगे। ठीक है, फिर और एक और आपका एस्पेक्ट आता है, वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्टिकल 21 में ही जाते हैं। ठीक है, जैसे एमसी मेहता के बहुत सारी पीआईएल्स हैं, वो किस केस के अंदर ही गई हैं? आर्टिकल 21, मतलब किस आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 21 में, कि आपको क्या है? एक सेफ क्लियर एयर और वाटर और जितना भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वैसे का वैसा रखना, उनको क्लीन रखना, ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे आ जाती हैं? आपकी लाइफ का, आपकी नॉर्मल लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रोटेक्टेड होगी? आर्टिकल 21 में। तो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड जितने भी आपकी चीजें हैं ना, वो सब आर्टिकल 21 में ही आ जाएंगी। ठीक है, चाहे भले वहां पे लाइन से फेक लिखी है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, लेकिन उस एक लाइन में क्या क्या इंक्लूडेड है? दुनिया भर की चीजें जो भी आपको लगता है कि आपके जीवन जीने के अधिकार के लिए जरूरी है। ठीक है, जैसे एक मुरली एस देवरा का केस था, उसमें क्या था? जो स्मोकिंग होती है वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, बैन कर दी गई थी, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि वो भी आपका अधिकार है। ठीक है, कि आप क्लीन एनवायरनमेंट में सांस लें, है ना। अगर कोई आपके आसपास पब्लिक प्लेस पे कोई स्मोकिंग करेगा तो क्या होगा? आपको भी उससे बैड इफेक्ट आएगा ना, फ्रेश एयर नहीं ले पाएंगे, राइट। तो वो भी आपका एक अधिकार है, कहाँ? आर्टिकल 21 में। इसलिए बैन कर दिया गया कि कोई भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 आपको समझ में आया? तो कहीं भी आपको लगे, इसके अलावा बहुत सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं, आपको जहाँ कहीं भी अवेलेबल हो, अभी आपके रिसेंट भी कुछ होंगे, तो वो आप जहाँ भी अवेलेबल हो आप वहाँ से पढ़िएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैंने थोड़ा सा इसको ब्रीफ रखा है, बट ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। आई रियली लव दिस आर्टिकल। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया है आर्टिकल 21। और अगर कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।